नक्श की बात सुनकर दर्पण का चेहरा उतर सा गया था। तुरंत ही दर्पण के कदम अपनी बहन कनिका की तरफ बढ़े और बिना कुछ सोचे समझे दर्पण ने कनिका के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। दर्पण, तुम पागल तो नहीं हो गए? तुमने मुझे थप्पड़ मारा? कनिका पूरी तरह से कंफ्यूज नजर आ रही थी। कुणाल भी पूरी तरह से कंफ्यूज था। मामा, ये आप क्या कर रहे हैं? नेचुरल अंदाज में उसने अपने पीछे से अपनी माँ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। अंतिम जो अपनी होने वाली बीवी रागिनी के साथ गेस्ट का वेलकम कर रहा था, जब उसे इस सीन के बारे में पता चला तो वो भी भागते हुए मौके पर बाहर आ गया। नक्श, बड़े पापा को क्या हुआ? नर्वस होते हुए अंतिम ने पूछा। नक्श ने अंतिम के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि दर्पण को घूरते हुए बोला, चाचू, मैं आपको एक दिन का समय देता हूँ। कल इसी समय मुझे मेरा सारा पैसा चाहिए। आप दादाजी से कह देना हमारा टी साइन यहीं खत्म होता है। ये बोलने के बाद नक्श ने अपने पिता को जमीन से उठाया और हॉल के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। अचानक से कुणाल ने जोर से दहाड़ते हुए कहा, रुक जा, तुझे यहाँ से जाने के लिए किसने कहा? कुणाल, क्या बकवास कर रहे हो? कुणाल के बिहेवियर से अंतिम बिल्कुल भी खुश नहीं था। अंतिम, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम अपने काम से काम रखो और इधर जाकर अपनी होने वाली बीवी के साथ खड़े हो जाओ। ये बोलते हुए कुणाल के एक्सप्रेशन बहुत ही भयानक थे। इससे पहले कि अंतिम कुछ और बोलता, कुणाल ने फिर से अपना मुंह खोलते हुए कहा, अगर आज तुम्हारी शादी नहीं होती तो मैं तुमसे बात करके अपना समय बर्बाद नहीं करता। ये सुनते ही अंतिम के दिल को एक जोरदार धक्का लगा और उसके पूरे शरीर में गुस्से की आग भभक उठी। लेकिन उसने जल्द ही अपने गुस्से को शांत किया और नॉर्मल होने की कोशिश की। भले ही अंतिम दर्पण का बेटा था, लेकिन भानुशाली ग्रुप में उसका कहीं भी नाम नहीं था और कुणाल का नाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल था। ऊपर से कुणाल उससे एक साल बड़ा भी था। ऐसे में अंतिम उसके सामने कुछ भी नहीं बोल सकता था। जल्द ही भानुशाली परिवार के बिल्ला के सामने एम्बुलेंस पहुंच गई। नक्श ने अपने पिता को एम्बुलेंस में डाला और अपनी माँ को उनके साथ रहने के लिए कहा। नक्श एम्बुलेंस में नहीं चढ़ा, बल्कि एम्बुलेंस को रवाना करने के बाद उसके कदम फिर से भानुशाली परिवार की तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर कुणाल सबसे पहले, खुदा, तेरी चमड़ी कितनी मोटी है। कितना भी बेइज्जत कर लो, लेकिन तू रहेगा तो ढीठ का ढीठ। तेरी वजह से आज अंतिम की शादी खराब हो गई, लेकिन तुझे इस बात का कोई अफसोस ही नहीं है, कोई शर्म ही नहीं। यहाँ तो फिर से आ गया तू। मैं यहाँ फिर से वापस क्यों नहीं आ सकता? नक्श ने कड़क अंदाज में कहा। तू अब भानुशाली परिवार का मेंबर नहीं है। हम में से कोई भी तेरा वेलकम नहीं करना चाहते। अभी की अभी तू यहाँ से निकल जा। एक बार फिर से कुणाल के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। कुणाल के हिसाब से देखा जाए तो नक्श की वजह से वो भानुशाली ग्रुप का सीईओ बनता बनता रह गया था। नक्श की वजह से कनिका की सारी प्लानिंग फ्लॉप हो गई। ऊपर से आज नक्श के परिवार के आने से बवाल हुआ और सभी के सामने उसकी माँ कनिका को दर्पण ने थप्पड़ मारा। इससे कुणाल के परिवार की इज्जत पर गहरा असर पड़ा था और यही वजह है कि अभी कुणाल का गुस्सा नक्श के प्रति सातवें आसमान पर पहुंच गया था। अपनी बकवास बंद करो, ये बोलते हुए जोर से चिल्लाते हुए दर्पण ने कुणाल को चेताया। इससे पहले ही कुणाल आगे कुछ बोलता, दर्पण के कदम कुणाल की तरफ बढ़े और उसके पेट में एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। काफी पावरफुल मुक्का था और वह एक ही झटके में कुणाल जमीन पर गिर गया। लेकिन दर्पण ने कुणाल को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और नक्श की ओर देखकर हेल्पलेस फील करते हुए न बोला, नक्श, हम सब एक परिवार है। छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। हमें एक दूसरे के साथ इतना कठोर रिश्ता रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नक्श, अभी अभी कुणाल ने कहा कि मैं तो भानुशाली परिवार का हिस्सा ही नहीं हूँ। नक्श के एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी नहीं बदले। वह बिल्कुल भी फालतू की बात नहीं सुनना चाहता था। नक्श, तुम पापा से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? एम्ब्रेस्ड होते हुए अंतिम ने कहा, अंतिम, तुम डरो मत। कल को अगर तुम काम करने भानुशाली ग्रुप जाओगे तो तुम्हें भी ऐसे कुछ लोग मिलेंगे जो तुम्हें नहीं चाहेंगे कि तुम अच्छे से काम करो, एक अच्छी लाइफ जी। अब उन लोगों का क्या किया जा सकता है? उन लोगों को कैसे खुश किया जाए? ये बोलते हुए नक्श ने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कुणाल की ओर देखा। नक्श की बात सुनकर कुणाल का शरीर गुस्से से लाल और थपथपाने लगा। जैसे जैसे उसने जमीन से उठने की कोशिश की, नक्श हेल्पलेस फील करते हुए अंतिम अपना सर हिलाने लगा। दर्पण को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ उसकी असली वजह सिर्फ और सिर्फ कनिका और कुणाल ही थे। चाचू, ध्यान रहे, मैंने जो भी कहा कल इसी समय मैं पैसे लेने आऊँगा। ये बोलने के बाद नक्श पीछे मुड़ा और उसने अंतिम की ओर देखा। गहरी सांस लेते हुए बोला,
सॉरी भाई, मेरी वजह से तेरी शादी डिस्टर्ब हो गई। उसके बाद नक्श ने अपनी जेब से चेक बाहर निकाला और उसे अंतिम को थमा दिया। नक्श ने सिक्योरिटी नंदिता से कहकर पहले ही चेक तैयार करवा दिया था। भाई, तुझे यहाँ मुंबई में भानुशाली परिवार में सफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सूरत आजा। नक्श ने अंतिम से रिएक्ट करने का समय भी नहीं दिया और अपनी बात कहने के बाद वह भानुशाली परिवार के विला से बाहर चला गया। जितिन भाई भानुशाली को अभी तक होश नहीं आया और जल्दी से जल्दी उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया। नक्श के बाहर जाने के बाद दर्पण का गुस्सा आग बनकर निकला। तुरंत ही उसने कुणाल के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ा। ये सब तेरी वजह से हुआ है। आज तो मैं तुझको सबक सिखा कर रहूँगा। ये बोलते हुए दर्पण ने ताबड़तोड़ अंदाज में कुणाल को मारना शुरू कर दिया था। इस समय सभी लोग अंतिम की शादी को पूरी तरह से भूल चुके थे। आधे घंटे बाद जब नक्श मुंबई शहर के हॉस्पिटल में पहुंचा जहाँ जितिन भाई को लेकर जाया गया था, तो नक्श के तो होश ही उड़ गए थे। उसने जैसा सोचा था वैसा उसके पिता को ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा था, बल्कि उन्हें तो बाढ़ में भी नहीं लेकर जाया गया। उनका छोटा मोटा इलाज कॉरिडोर में ही हो रहा था। आप ऐसा नहीं कर सकती है। इनकी जान खतरे में है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज़ आप पहले इन्हें बचाइए। जब मेरा बेटा आएगा तो उन्हें मैं हॉस्पिटल का सारा पैसा चुका दूंगी। जानकी ने नर्स का हाथ पकड़ा हुआ था और उसकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। आंटी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, ये हमारे हॉस्पिटल का ये रूल है, पहले पैसा फिर इलाज। आप सारा पैसा भरो तब मैं अभी अंकल की सर्जरी हो जाएगी। कड़क अंदाज में से नर्स ने कहा। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, मैं पैसा देने के लिए मना नहीं कर रही। प्लीज़ पहले इनकी जान बचाइए। मेरा बेटा जल्द ही यहाँ आता होगा। एंग्जाइटी और हेल्पलेस फील करते हुए जानकी का कलेजा जलने लगा था। जब नक्श के दादा ने जितिन भाई और नक्श को परिवार से बेदखल किया तो जितिन भाई के पास ज़्यादा पैसा नहीं था और जितना भी था उन्होंने नक्श को दे दिया। एक अच्छा बेटा होने के नाते नक्श ने अपनी जॉब का इंतजाम किया और रहने के लिए अपने माँ बाप को अहमदाबाद में सेटल किया। लेकिन सेटल करने से ही सब कुछ नहीं होता। इसके लिए कपड़े चाहिए, पेट को खाना चाहिए और बहुत कुछ। उस समय नक्श की आमदनी इतनी भी नहीं थी कि वो अपना भी देखे और अपने परिवार का भी। इसलिए जितिन भाई को किसी जोहरी की दुकान पर नौकरी करनी पड़ी। हालांकि इन सालों में जितिन भाई ने पैसा जोड़ा, लेकिन वो इतना नहीं था कि इस हॉस्पिटल के ऑपरेशन की फीस भर सके। इसलिए जानकी को अपने बेटे का इंतजार था। आंटी, तो ठीक है, हम आपके बेटे का इंतजार करेंगे। उसके आने के बाद अंकल की सर्जरी हो जाएगी। इम्पोर्टेंस होते हुए नर्स ने कहा। उस नर्स के हिसाब से जानकी और बेहोश पड़े जितिन भाई मुंबई शहर के भिखारी हैं। उसका बेटा अमीर कैसे हो सकता है? अगर नर्स ने मदद करते हुए सर्जरी की फीस नहीं ली तो हॉस्पिटल की हायर अथॉरिटी उसकी हालत पतली कर देगी। यही वजह है कि वो भी इस मामले में कुछ नहीं कर पा रही है। एक तरफ नक्श की ज़िंदगी में इतना कुछ हो रहा था तो दूसरी तरफ सूरत में अनिका बेचैन हो रही थी। उसने नक्श को कई बार कॉल किया, लेकिन नक्श ने उसका कॉल एक बार भी नहीं उठाया था, ना ही उसके मैसेज का कोई जवाब दे रहा था। उसी समय जानकी की नज़र नक्श पर पड़ी और उसके एक्सप्रेशंस पूरी तरह से रिलैक्स हो गए थे। नक्श, मैं यहाँ हूँ बेटा, जल्दी से उन्हें बोलो कि तुम्हारे पापा को बचाएं। माँ, ये सब क्या चल रहा है? कन्फ्यूज होते हुए नक्श ने पूछा। अपनी माँ का चेहरा देखकर नक्श का दिल उसके मुंह में आ गया था। ये नर्स कह रही है कि अगर हमने अभी पैसा नहीं भरा तो तुम्हारे पापा का इलाज नहीं करेंगे। जानकी ने अपने चेहरे से आंसू पोंछते हुए कहा। क्या? पैसों के लिए उन्होंने एक इंसान की जान को दांव पर लगा रखा है? तुम्हारे हॉस्पिटल को सबसे पहले पैसा चाहिए ना? ये बोलते हुए नक्श का अंदाज पूरी तरह से बदल गया था। मैं तुम्हें सर्जरी की फीस और हॉस्पिटलाइजेशन की देता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी मेरे पापा की सर्जरी का इंतजाम करो। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा को क्या हुआ है, कैसे हैं, उनकी हालत क्या है? अगर तुम्हें उन्हें बचाना है तो पहले हॉस्पिटल के बेस्ट स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी और उनकी सर्जरी करने की फ़ीस है 80 लाख। उसके ऊपर हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिसिन, फॉलोअप उनका अलग। मैंने तुम्हारी माँ से कहा कि तुम जाओ और जाकर पैसे का इंतजाम करो, लेकिन वो कहती है कि मेरा बेटा आएगा और सारा पैसा भर देगा। तो बताओ, क्या तुम्हारे पास अभी 80 लाख हैं? नर्स ने ऊपर से नीचे तक नक्श को देखते हुए कहा। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हारा सारा पैसा दे दूंगा। जाओ और इन्हें जल्दी से बचाओ। अपने दांत पीसते हुए नक्श ने कहा। तुम मुझे तंग क्यों कर रही हो? अगर तुम्हारे पास अभी 80 लाख रुपए हैं तो भरो ना। मैं जल्दी से जल्दी तुम्हारे पापा की सर्जरी लाइन अप करवा देती हूँ। नर्स अब और नक्श के साथ फालतू की बात नहीं करना चाहती थी। मैंने कहा ना तुमसे, जल्दी की जल्दी सर्जरी का इंतजाम करो। एक बार में समझ नहीं आता क्या तुमको?
ये बोलते हुए नक्श ने अपना हाथ जोर से टेबल पर मारा और यकीन मानिए उस टेबल के चितड़े उड़ गए थे। गदर मूवी में जिस तरह से सनी देओल ने हैंडपंप उखाड़ा, ठीक उसी तरह से नक्श ने लकड़ी के टेबल को चूर चूर कर दिया था। वो ताकत की गोली जबरदस्त असर कर रही थी। नक्श का ही अंदाज देखकर उस नर्स के पसीने छूट गए थे। उसका चेहरा फीका पड़ गया था। ये सब देखकर कॉरिडोर में जो कुछ डॉक्टर्स और पेशेंट मौजूद थे वो भी धीमी आवाज़ में बात करने लगे। क्या ऐसा लग रहा है कि लड़के का हाथ 2.5 किलो का नहीं बल्कि 250 किलो का है। वो लोग आपस में आर्ग्यू कर रहे हैं क्योंकि शायद वो लोग सर्जरी की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। ओ गॉड, ये तो बहुत दुख की बात है। वो इंसान जो उस बेड पर लेटा है वो उस लड़के का बाप है ना। उसी समय हॉस्पिटल का डायरेक्टर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर मौके पर पहुंच गया था और उसी समय अचानक से नक्श का फ़ोन बजा और असल में नक्श का ध्यान फ़ोन पर गया। जब उसने देखा कि कॉल कमल कोठारी का है तो वो समझ गया कि उसे कॉल क्यों आया। जैसे ही नक्श ने फ़ोन उठाया और उससे पहले कि कुछ कहता, फ़ोन के दूसरी तरफ से कमल की आवाज़ आई, नक्श, मैं जानता हूँ कि आप अभी हॉस्पिटल में हैं। आप मेरा भाई इंतज़ार करें, मैं अभी पहुँचता हूँ। ये बोलने के बाद कमल ने कॉल कट कर दिया। तुम दोनों के बीच ये क्या चल रहा है? हॉस्पिटल के डायरेक्टर का चेहरा पूरी तरह से उखड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। डायरेक्टर सर, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। ये दोनों मुझे कब से तंग कर रहे हैं। इनके पास सर्जरी फीस देने का पैसा नहीं है, लेकिन मुझे बोल रहे हैं कि मैं इन्हें सर्जरी लाइन अप करूँ। मैं बिना पैसे के सर्जरी कैसे लाइन अप कर सकती हूँ? ये लड़का अभी मुझ पर चिल्ला रहा था, टेबल भी तोड़ दी। अगर आप सही समय पर नहीं आए होते तो ये आज मुझे मार ही डालता। जो कुछ भी हुआ, नर्स ने अपनी तरह से मसाला लगाते हुए अपने डायरेक्टर से कहा। अब नक्श की तरफ से कैसा रिएक्शन आएगा? हॉस्पिटल का डायरेक्टर क्या करेगा? कमल कोठारी को कैसे पता चला कि नक्श हॉस्पिटल में है? नक्श उस नर्स से क्यों उलझ रहा था? क्या नक्श के पास 80 लाख रुपए नहीं थे? या फिर नक्श हॉस्पिटल को नंगा करना चाहता था? क्या होगा आगे? क्या कमल कोठारी कोई बहुत बड़ी पहुंची चीज़ है? क्या इससे हालात सुधरेंगे? क्या जितिन भाई की सर्जरी हो पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए पीके की इंस्टा एम्पायर।